morning class. So in today's turn we have to start from the topic conservation of linear momentum. Actually ये topic जो है ये already चल ही रहा था, इसमें एक portion रह गया था, derivation of conservation of linear momentum. This we have done by second law of motion, conservation of linear momentum. ये इसका जो रिलेशन था वो हमने ड्राइव किया था सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से. तो एक्चुअली कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मींस द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं या बॉडीज हैं और सबका अलग अलग जो लीनियर मोमेंटम है उसको हमने टोटल जो माना है दैट इज पी. टोटल लीनियर मोमेंटम जो है हमारा वो पी है. तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का मतलब हुआ इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स. अगर हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं तो टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहता है. तो अब ये डेरिवेशन हमें स्टार्ट करना है, डेरिवेशन बाय थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है क्योंकि इससे जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला आता है उस फॉर्मूले का यूज न्यूमेरिकल्स में होता है. वहां पर इसकी हेल्प से जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व किया जाता है. मेन फॉर्मूला जो है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का दैट इज फ्रॉम दिस डेरिवेशन. तो फॉर्मूला क्या होता है, एक बार फॉर्मूला रिकॉल कर लीजिए जो आपको याद रहे कि हमें ड्राइव करके क्या लाना है. तो फॉर्मूला होता है m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2. ये फॉर्मूला आपको ड्राइव करके लाना है. तो इसमें जो लेफ्ट साइड में टर्म्स हैं उसमें इसका एक डायग्राम बनेगा, उसके बाद ड्राइव होगा. तो जो लेफ्ट साइड में क्वांटिटीज लिखी हैं उसमें m1 और m2 क्या है, मासेस ऑफ द टू बॉडीज. u1 u2 इनकी इनिशियल वेलोसिटीज है. तो इनिशियल वेलोसिटीज का मतलब दो बॉडीज चल रही हैं और चलने के टाइम उनकी जो अपनी वेलोसिटीज हैं वो इनिशियल वेलोसिटीज कहलाती हैं. फिर क्या होता है, कुछ टाइम के बाद दोनों बॉडीज कॉलिजन करती हैं. फिर उसके बाद जब चलना स्टार्ट करती हैं तो वो वेलोसिटीज उनकी फाइनल वेलोसिटीज कहलाती हैं. तो ऑब्वियसली वेलोसिटी में ही चेंज होगा, मासेस कांस्टेंट है, सेम रहेंगे. तो इधर भी m1 m2 है, उस साइड में भी m1 m2 होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द डायग्राम. अब इसका एक डायग्राम जो है वो दे रखा है. दिस डायग्राम यू हैव टू ड्रॉ फर्स्ट. पहले ये वाला डायग्राम बनेगा. तो यहाँ जो टू बॉडीज है उनमें हमने मासेस लिख लिए हैं m1 m2. इनिशियल वेलोसिटीज दोनों की शो की है, ये u1 और ये इनिशियल वेलोसिटी है u2. ठीक है, इतना पोर्शन जो है हम यहाँ लिख देंगे बिफोर कॉलिजन. बिफोर कॉलिजन यहाँ पर फिर ये पूरा डायग्राम एक ही लाइन में आना चाहिए, एक ही स्ट्रेट लाइन में आपको डायग्राम बनाना है. मासेस जो है वो लगभग जितने थे उतने ही रहना चाहिए, ऐसा ना हो छोटी या बड़ी बॉडीज दिखाई दे, चेंज ना हो तो अच्छा है. प्रॉपर डायग्राम होना चाहिए. यहाँ भी मासेस जो है वो m1 m2 रहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि जिस टाइम बॉडीज टकराती हैं तो एक बहुत छोटे से टाइम इंस्टेंट के लिए वो रुक जाती हैं, फिर से चलना स्टार्ट करती हैं. तो ये वाला पोर्शन शो कर रहा है ड्यूरिंग कॉलिजन. ये कॉलिजन के टाइम का डायग्राम है. और एक डायग्राम जब वो टकराकर वापस चलना स्टार्ट करती हैं. तो ये m1 वेलोसिटी चेंज हो चुकी है v1 और ये m2 और इसकी भी वेलोसिटी लेट द चेंज और फाइनल वेलोसिटी इज v2. ये वाला जो डायग्राम है दिस इज फॉर आफ्टर कॉलिजन. आफ्टर कॉलिजन. तो इसमें क्या हो रहा था कि दो बॉडीज एक स्ट्रेट लाइन में चल रही थी. ये सब कुछ एक स्ट्रेट लाइन में है. स्केल रख के बनाइएगा क्योंकि यहाँ हम ड्राइंग हियर ऑन द बोर्ड, तो हो सकता है थोड़ा सा नीचे हो जा रहा है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में आपको बनाना है. स्केल रख के चेक कर लेना है कि ये सब एक ही स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए. तो टकराने से पहले किस डायरेक्शन में चल रही थी, सीधी. तो हो सकता है क्यों टकरा रही है, इसकी वेलोसिटी ज्यादा रही हो, इसकी कम हो, टकरा गई. यहाँ पर टकराने के बाद फिर से सेम डायरेक्शन में जा रही है. डायरेक्शन अलग भी हो सकती थी या फिर ये भी हो सकता था कि ऐसे करके वापस एक दूसरे की तरफ आ रही हो, टकरा के फिर इस डायरेक्शन में जा रही है, आगे बढ़ रही है. कॉलिजन का कोई भी केस हो सकता है, ऐसा नहीं है हर बार में ऐसा ही केस होगा. एक पर्टिकुलर ऐसा वाला केस यहाँ ले लिया गया है, वो इसलिए क्योंकि अगर ये वाली डायरेक्शन हम लेते हैं तो ये पॉजिटिव मानी जाती है. तो हमने बैक साइड में कुछ भी नहीं लिया है क्योंकि एक जो रिलेशन आएगा फ्रेश आएगा उसमें सब कुछ प्लस साइन के साथ में आएगा.
बाद में न्यूमेरिकल में या जहां भी जो कंडीशन गिवन है उसके साथ में हम चेंज कर सकते हैं। तो ये डायग्राम क्लियर हो गया। दो बॉडीज जिनका मास था m1 और m2, इनिशियल वेलोसिटीज थी u1 u2, बिफोर कॉलिजन दोनों सेपरेट हैं, कॉलिजन होता है उन दोनों के बीच में, उसके बाद में मासेस सेम रहते हैं, वेलोसिटीज चेंज हो जाती हैं v1 v2। तो हमें ये कॉन्सेप्ट लेकर चलना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द डायग्राम। सो नाउ टू स्टार्ट द डेरिवेशन, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। तो आपको ड्राइव किससे क्या करना है, तो आपको ड्राइव करना है थर्ड लॉ ऑफ मोशन से, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो पहले हमें लिखना होगा थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कि हमें पता है, वहां से स्टार्ट करेंगे। सो वी नो बाय थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वी नो बाय थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन से एक स्टेप हम लिख सकते हैं कि एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये होता है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर चेंजेस करना स्टार्ट करना है। तो लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, जब हम सेकेंड लॉ इज रियल लॉ ऑफ मोशन प्रूव कर रहे थे, उस टाइम मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप फोर्स को अगर रिप्लेस कर रहे हैं चेंज इन मोमेंटम से, तो आपको क्या करना है, फोर्स की जगह पे अगर आप चेंज इन मोमेंटम लिखेंगे तो आपको सफिक्सेस यानी कि जो सिंबल्स हैं, किसका मोमेंटम चेंज हो रहा है, किस पर फोर्स लग रहा है, ये प्रॉपरली देखना है और लिखना है। सो हियर एफ फोर्स में जो लिखा है उसमें ये लिखा है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए, बी ए पर फोर्स लगा रहा है। तो मोमेंटम किसका चेंज होगा इस केस में, अगर हम लिखें बाय बी ऑन ए, तो किस पर फोर्स लग रहा है, ए पर लग रहा है, तो मोमेंटम किसका चेंज होगा, ए का चेंज होगा। तो अगर हमें एफ ए बी को रिप्लेस करना है तो हम डी पी ए ओवर डी टी से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा डी पी ए ओवर डी टी। ओके, तो यानी कि फोर्स को हम ऐसे करके चेंज कर सकते हैं। दूसरी बात, हम इस साइड आते हैं, माइनस साइन एज इट इज लगाया। अब हमें एफ बी ए को लिखना है, तो क्लियर हो गया कि बाय ए ऑन बी फोर्स किस पे लग रहा है, बी पे लग रहा है, मोमेंटम किसका चेंज होगा, बी का चेंज होगा, डी पी बी ओवर डी टी। ओके, ये क्लियर हो गया। अब इसके आगे हमें, क्योंकि हमें डी ओवर डी टी के टर्म्स में तो नहीं लिखना है, वहां तो सिंपली एम यू वी इनके टर्म्स में आ रहा है। तो आई होप कि डायग्राम आपने बना लिया है। तो थोड़ा सा मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से डेरिवेशन के बाकी स्टेप्स लिखने होंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अब इसको। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, अब आपको पता है कि किसका मोमेंटम चेंज हो रहा है, ए का चेंज हो रहा है। तो मोमेंटम के चेंज को या तो आप ऐसे लिख दें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद टाइम। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप ऐसे लिख दें कि ए के मोमेंटम में कितना चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है। तो हमने ए का जो मोमेंटम है, जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, वो हमने देखा कि मोमेंटम अगर सिर्फ ए का ऑब्जर्व करें तो फाइनल मोमेंटम ए का कितना होगा। तो जो ए बॉडी है उसका मास तो m1 है, फाइनल मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम का मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यही तो चेंज इन मोमेंटम होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। इम्पल्स में भी मैंने आपको बताया था कि अगर हमें ऐसे लिखना हो तो हम चेंज इन मोमेंटम को लिख सकते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। तो वही काम हमने यहाँ भी किया। फाइनल मोमेंटम ए बॉडी का m1 v1 होगा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी लिख दी। इनिशियल मोमेंटम लिखे ए बॉडी का, तो m1 u1 होगा। क्लियर, m1 v1 माइनस m1 u1। ओके, अब आता है चेंज इन टाइम, क्योंकि ये तो चेंज इन मोमेंटम हो गया। चेंज इन टाइम, तो मान लीजिए ये पूरा जो मोमेंटम हो रहा है ये टी टाइम में चेंज हो रहा है, स्मॉल टी टाइम लग रहा है इसको चेंज होने में। तो ए बॉडी का समझ में आ गया आपको, तो मैं थोड़ा सा इसको इधर ही करके लिख दे रही हूँ जिससे कि ये वाला स्टेप क्लियर हो जाए। तो ए बॉडी का मोमेंटम चेंज हो रहा है m1 v1 माइनस m1 u1। इसका दूसरा तरीका ये भी था, आप यूनिट टाइम मान सकते हैं, तो टाइम आता ही नहीं इसमें, क्योंकि वैसे भी कैंसिल हो जाना है। इज इक्वल टू इधर आएंगे तो माइनस का साइन आ रहा, फिर से बी बॉडी का मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो बी बॉडी में सिंबल बस 2 आ जाना है, बाकी चीजें वही हैं। तो यहाँ m2 v2 और माइनस m2 u2, माइनस ब्रैकेट इसलिए लगाना पड़ी क्योंकि माइनस साइन है। ये भी टी टाइम में, दोनों के लिए टाइम तो सेम ही लग रहा है क्योंकि दोनों एक सिस्टम के अंदर है। तो टाइम यहाँ से क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे
अच्छा एक चीज याद रखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया ना कि रेट ऑफ चेंज, अगर आप पूरा इसको कंसीडर कर ले, रेट ऑफ चेंज मतलब पर यूनिट टाइम बोलते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ आप ये भी लिख सकते थे, टाइम की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन अगर हमने टाइम लिखा है तो टी लिख के कैंसिल कर देना, एक ही चीज है वो। आप सिंप्लीफाई करना है तो m1 v1 मतलब u वाले टर्म्स एक साइड है और v वाले एक साइड है, वैसे करना है हमें। m1 u1, अब ये माइनस से मल्टीप्लाई कर ली तो माइनस m2 v2 और ये माइनस माइनस प्लस m2 u2, ठीक है। तो हम ऐसे सेट करते हैं कि हमारा मान लीजिए u वाला टर्म इधर जाता है तो प्लस का हो जाता है, v वाला इधर आता है तो प्लस का हो जाता है, लेकिन v वाला इधर लाने की जगह दो काम एक साथ कर लिए, एक तो ये चेंज कर दिया, u को इस साइड करा और v को इस साइड करा, ये सारा पूरा प्लस का हो गया। दूसरा काम डायरेक्ट कर लिया कि u पूरा पूरा जो प्लस का हो चुका था उसको इधर ले आए और v पूरा उस साइड कर दिया, तो डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिख लिया। आप सॉल्व होके क्या आ जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये है आपका कंप्लीट डेरिवेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बाय थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ से किसको ड्राइव किया हमने, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को, ठीक है। तो दिस इज द लास्ट रिलेशन। इस पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो इससे सॉल्व होते हैं, लेकिन वो न्यूमेरिकल्स जो हैं दोज वी विल डिस्कस इन लाइव क्लास। आपकी लास्ट लाइव क्लास होगी सैटरडे को, तो उसी में हम जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो डिस्कस करेंगे, बाकी हम टॉपिक को प्रोसीड करते हैं, ठीक है। उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स आपको बुलेट गन के इसके मिलते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हो सकता है माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के भी मिले, जैसे कि चार्जेस जो हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, कुछ माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के हैं, दो पार्टिकल्स चल रहे थे टकरा गए, दो बॉडीज हैं, तो जो भी है फिलहाल वो हम लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। बस आपको ये वाला फॉर्मूला नोट कर लेना है, ठीक है। और एक और डेरिवेशन हो सकता है आपको लिखा दिखाई दे कि डेरिवेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या ड्राइव करके लाना है, वही जहां से स्टार्ट किया था अभी, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, ये ड्राइव करना है, किसकी हेल्प से करना है, इसकी हेल्प से करना है। तो स्टेप बाय स्टेप पीछे चलते जाएंगे, ये लिखा फिर क्या आएगा, ये आएगा, फिर ये आएगा, और जो जहां से अभी स्टार्ट किया था वापस वहां पहुंच जाएंगे इस पे। तो इसलिए मैं उसको नहीं करा रही हूँ, क्योंकि अगर वो आता है तो ध्यान रखिएगा इसी का जस्ट रिवर्स है, हेडिंग भी उल्टा है। क्या हेडिंग था, डेरिवेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बाय थर्ड लॉ, होगा डेरिवेशन ऑफ थर्ड लॉ बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ओके। तो ये आपका जो है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम टॉपिक जो है वो फिनिश हो गया है। अब उसके बाद बस एक चीज यहाँ और बचती है, एग्जाम्पल्स। कंजर्वेशन में सिर्फ एग्जाम्पल्स रह गए हैं, न्यूमेरिकल्स बाद में होंगे, टॉपिक हो चुका है, डेरिवेशन हो चुके हैं, एग्जाम्पल्स क्या हैं। सो एग्जाम्पल्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि द एग्जाम्पल्स ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन आर जस्ट सिमिलर टू द एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सेम एग्जाम्पल्स हैं, जैसे रॉकेट वाला एग्जाम्पल था पहला, फ्लाइट ऑफ रॉकेट, उसमें क्या बताया था थर्ड लॉ में कि गैसेस इजेक्ट फ्रॉम डाउनवर्ड्स इट इज एक्शन एंड रॉकेट फ्लाइज दिस इज रिएक्शन। यहाँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से बताना है, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है कि जैसे जब रॉकेट स्टार्ट नहीं हुआ था तो उसका टोटल मोमेंटम जीरो था, क्योंकि उसके पास मास तो है बट कोई वेलोसिटी नहीं है किसी भी डायरेक्शन में, टोटल मोमेंटम जीरो है बिफोर फ्लाइट। और जब वो फ्लाइंग स्टार्ट करता है, फ्लाई करना स्टार्ट करता है, तो क्या होता है कि गैसेस इजेक्ट होती हैं डाउनवर्ड्स, तो गैसेस गेन मोमेंटम या फ्यूल गेन्स मोमेंटम इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन। उसको मोमेंटम यानी कि उसको वेलोसिटी डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में मिली, तो वेलोसिटी एक डायरेक्शन में आई, उसको बैलेंस करने के लिए रॉकेट फ्लाइज अपवर्ड्स, मींस रॉकेट गेन्स वेलोसिटी या मोमेंटम इन अपवर्ड्स डायरेक्शन। तो दो वेलोसिटी तो मिली लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो फिर से टोटल मोमेंटम क्या हो गया, जीरो। तो यानी कि मोमेंटम कांस्टेंट रहा, जितना था उतना ही रहेगा। तो यानी कि रॉकेट की जो फ्लाइट है उसमें दैट ओबेज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या वर्ड्स लिखेंगे कि गैसेस गेन मोमेंटम इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन एंड द रॉकेट गेन्स मोमेंटम इन अपवर्ड्स डायरेक्शन, सो द टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, ओके। सेकेंड एग्जाम्पल पर आते हैं, तो सेकेंड एग्जाम्पल क्या था, मैन एंड बोट वाला ले सकते हैं, मैन एंड बोट। तो इसमें क्या होता है कि व्हेन अ मैन
जम्प्स आउट फ्रॉम अ मूविंग बोट, एक पर्सन जब मूविंग बोट से जंप करता है तो जो पर्सन होता है उससे पहले जब मैन एंड बोट एक ही सिस्टम था तो एक ही वेलोसिटी से चल रहे थे, मोमेंटम कांस्टेंट था। अब जब दोनों अलग अलग होते हैं सिस्टम से तो मैन गेन्स मोमेंटम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे की तरफ जंप करता है, एंड द बोट गेन्स मोमेंटम इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो क्या हुआ, दोनों को अलग अलग वेलोसिटी मिली लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में मिली। तो क्या होता है कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ये जो है आपका अलग अलग का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी मिलती है। तो ये आपका फिर से कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को भी कर रहा है। थर्ड इज व्हाट, बुलेट एंड गन केस। बुलेट एंड गन। तो बुलेट एंड गन केस में क्या होता है कि बिफोर फायरिंग, जब बुलेट और गन एक सिस्टम बनी हुई है, फायरिंग नहीं हुई है, तो टोटल मोमेंटम 0 है, दोनों रेस्ट पे हैं। और जब बुलेट फायर होती है, व्हेन बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन, तो बुलेट गेन्स मोमेंटम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और गन रिक्वाइल करती है, गन रिक्वायल्स, तो गन गेन्स मोमेंटम इन बैकवर्ड डायरेक्शन। सो द टोटल मोमेंटम अगेन बिकम्स 0, मीन्स इट इज कांस्टेंट, जितना था उतना ही रहेगा। तो ये 3 एग्जांपल्स जो है सफिशिएंट है, बस यही एग्जांपल्स आपको लिखने हैं किसमें, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में। सो यू कैन नोट डाउन दीज एग्जांपल्स, शॉर्ट लिख लीजिए, फिर इसको प्रॉपरली कर लीजिएगा। फिर आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे इसके बाद में, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि उस पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, उस पर बेस्ड हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं। टॉपिक हमारा क्या है, टॉपिक है मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। कभी कभी ऐसा होता है कि दो बॉडीज जो हैं वो एक चीज से कनेक्टेड है। मोस्टली ऐसा पुली वाले केस में होता है, जैसे इस तरह से आपने देखा होगा मशीनरीज में ये चीजें ज्यादा यूज होती है। एक पुली है और उससे ये दोनों साइड से ये थ्रेड जो है बाहर निकला हुआ है और इससे दो मासेस को कनेक्ट किया, ऐसे वाला मोशन हो रहा है ना कि अगर जो हैवी है वो नीचे आएगा, जो हल्का है वो ऊपर जाएगा। तो ये मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज होता है। कनेक्टेड है ना बॉडीज, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, या तो ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है कि 2-3 बॉक्सेस को एक थ्रेड से ज्वाइन कर लिया, थ्रेड को एक फोर्स लगा के आगे की तरफ खींचा जा रहा है। तो ये सारे जो ब्लॉक्स हैं ये क्या है, कनेक्टेड बॉडीज हैं, सब पे एक ही फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, ये मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज के अंडर इसको स्टडी करेंगे। तो मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज का डायग्राम जो है वो इस तरीके का होता है। ऐसा एक डायग्राम आपको बनाना होगा प्रॉपरली। तो इस डायग्राम में एक काम करिएगा, एक साइड का थ्रेड, क्योंकि एक साइड का मास आपको ज्यादा दिखाना है क्योंकि इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा है, एक का मोशन डाउनवर्ड से तो दूसरा ऑटोमेटिकली अपवर्ड्स जाएगा। तो ऐसा एक डायग्राम आपको बना लेना है। ठीक है, एक ब्लॉक थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा कि लगे उसका मास ज्यादा है। ठीक है, तो लेट इसका मास स्मॉल एम है, इसका मास कैपिटल एम है, और ये क्या है, ये पुली है, ये पुली है, और ये यहाँ से ये थ्रेड लगा रखा है। इसमें जो वेट है, क्योंकि हर किसी चीज का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स होता है, तो इसका वेट जो है वो स्मॉल एम जी, इसका वेट इसका भी डाउनवर्ड्स होगा, लेकिन इसका वेट कितना होगा, इसका वेट होगा कैपिटल एम जी। ठीक है, ये ध्यान रखिए, पहली चीज क्लियर हो गई कि ये वेट एम जी, ये वेट एम जी, दोनों कैसे होंगे, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अब एक चीज सोचिए कि जब ये नीचे की तरफ आएगा तो इसके अपोजिट एक्शन का, हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है। तो जब ये नीचे की तरफ आएगा तो स्ट्रिंग में टेंशन आएगा, यानी कि स्ट्रिंग भी इसको ऊपर की तरफ खींच रही है, तभी तो टेंशन आएगा। स्ट्रिंग खींचती तभी है, टेंस तभी रहती है जब एक साइड इधर और एक साइड इधर, दोनों साइड से उसको टाई अप कर दिया जाता है या फिर फोर्स लग रहा है। तो इसका मतलब इसके अपोजिट जो रिएक्शन होगा दैट इज व्हाट, टेंशन। हर एक जगह जहां भी स्ट्रिंग लगी है, ध्यान रखिएगा, इधर फोर्स लगा है, इधर वेट लगा है, जो भी चीज है उसके अपोजिट हमेशा टेंशन होता है। अगर ऐसे पुली वाला डायग्राम हो तो टेंशन जो है वो टूवर्ड्स द पुली होता है। यहाँ भी ऐसा ही होगा, यहाँ भी टेंशन जो है वो टूवर्ड्स द पुली है। ठीक है, अब एक चीज और देखिए, अब इस पूरे सिस्टम में एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है,
क्यों है? क्योंकि ये वाला मास नीचे आ रहा है और ये वाला मास ऊपर जा रहा है, तो इन दोनों का जो एक्सेलरेशन है वो सेम है, क्योंकि इसी की वजह से ये मूव कर रहा है, एक ही एक्सेलरेशन है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। तो जितना ये नीचे एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलरेशन कितना है, उतना ही ये ऊपर एक्सेलरेट करेगा, इसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऊपर होगी, सेम एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो दिस इज द कंप्लीट डायग्राम ऑफ मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लेट द टू मासेस स्मॉल एम एंड कैपिटल एम, ब्रैकेट में लिख सकते हैं कैपिटल एम इज ग्रेटर देन स्मॉल एम, आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ अ पुली, ओके। उसके अलावा आप ये बता सकते हैं कि फॉर कैपिटल एम द वेट इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स एंड अपोजिट टू टेंशन, इन द सेम वे फॉर स्मॉल एम वेट इज वर्टिकली अपोजिट टू टेंशन। उसके अलावा व्हेन द सिस्टम इज अंडर द एक्सेलरेशन ए, देन कैपिटल एम जो मास है बिगर वाला कैपिटल एम मूव्स डाउनवर्ड्स विद एक्सेलरेशन ए एंड स्मॉल एम मूव्स अपवर्ड्स विद एक्सेलरेशन सेम एक्सेलरेशन ए, ओके। अब हमें स्टार्ट करना है टॉपिक को। अब दूसरी बात, ये तो कनेक्टेड बॉडीज हो गई, अब हमें इसमें फाइंड क्या करना है। तो जैसे आपने एक टॉपिक किया था हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम, तो उसमें आपने क्या फाइंड किया था, उसमें आपने एक्सेलरेशन फाइंड किया था और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शन में रिलेशन से उसको एक्सप्लेन किया था। तो इस टाइप के केसेस में क्या करना होता है, वहाँ भी कनेक्टेड बॉडीज जैसा केस था, वहाँ भी टेंशन आ रहा था क्योंकि हॉर्स और कार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड थे। यहाँ क्या है, यहाँ भी आपको क्या करना है, दो चीजें फाइंड करनी है। यहाँ एक तो एक्सेलरेशन तो फाइंड करना ही है, सिस्टम का, पूरे सिस्टम में कितना एक्सेलरेशन है। दूसरा आपको ये भी फाइंड करना है स्ट्रिंग में कितना टेंशन है। ऐसे वाले जब न्यूमेरिकल्स आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, एग्जाम में आते हैं, तो उनमें ये दो चीजें फाइंड कराई जाती हैं, टेंशन पूछा जाएगा और एक्सेलरेशन पूछा जाएगा, ठीक है। तो हमें ये दो चीजें यहाँ पर ड्राइव करनी है। अब आते हैं डेरिवेशन पर। सो नाउ फॉर डेरिवेशन, डेरिवेशन में हमें क्या करना है, अब मैंने आपको बताया था न्यूटन सेकेंड लॉ कैसे लगाते हैं किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए। मान लीजिए कैपिटल एम के लिए न्यूटन का सेकेंड लॉ अप्लाई करना है, कौन सा फॉर्मूला, एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं, इसमें राइट साइड में तो देखना होता है मास क्या है और एक्सेलरेशन क्या है। तो यहाँ मास कैपिटल एम है, एक्सेलरेशन ए है। तो लेफ्ट साइड में जब आते हैं तो एफ का मतलब होता है टोटल फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स। अब यहाँ चेक करें तो कितने फोर्सेस लग रहे हैं कैपिटल एम पे, दो, लेकिन दोनों कैसे हैं, अपोजिट हैं, टी एंड एम जी। जब अपोजिट होते हैं तो माइनस करना होता है और माइनस में ये चेक करना होता है कि बिगर कौन सा है। तो देखिए बिगर वो होता है जिसकी डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो ये जो एम जी है ये बिगर है, टी कैसा है, स्मॉलर है। किसके लिए, कैपिटल एम के लिए ऐसा है। अगर बात करें स्मॉल एम की, तो स्मॉल एम तो ऊपर जा रहा है, तो उस केस में टी बिगर होगा और एम जी स्मॉलर होगा। तो सबसे पहले हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, कैपिटल एम वाले मास के लिए। सो वी आर राइटिंग बाय सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, बाय सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फॉर कैपिटल एम, कैपिटल एम वाले मास के लिए हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से लिखा, तो समझ में आ गया क्या लिखना है हमें, एम जी माइनस टी लिखना है लेफ्ट साइड में, एम जी माइनस टी। राइट में क्या लिखना है, कैपिटल एम, क्योंकि मास कैपिटल एम है, एक्सेलरेशन ए। किससे लिखा हमने, इससे लिखा, ठीक है। इसको साइड में लिख सकते हैं कि हमने इसकी हेल्प से किया है। अब इसको सॉल्व बाद में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 लिखकर छोड़ देते हैं। अब यही सेकेंड लॉ किसमें लगाना है, स्मॉल एम वाले मास में। तो बाय सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फॉर स्मॉल एम, तो अब यहाँ पर कौन सा बड़ा है, टी, तो यहाँ हो जाएगा टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें अगर फाइंड करना है एक्सेलरेशन, जैसे आपने लास्ट टाइम हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम में किया था, तो दोनों को ऐड कर लेंगे, ये टी कैंसिल हो जाएगा, तो पहले एक्सेलरेशन ही कर लेते हैं। तो वी विल राइट एडिंग 1 and 2। जब ऐड करेंगे तो डायरेक्ट कर ले रहे हैं, ये टी कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ लेफ्ट साइड में एम जी और इधर माइनस एम जी। राइट में आते हैं तो एम ए और एम ए दोनों प्लस के हैं, ए कॉमन ले लें तो एम प्लस एम। इसी तरह से लेफ्ट साइड में भी जी कॉमन है तो एम माइनस एम।
जी इज इक्वल टू m प्लस एम ए। यहां से एक्सेलरेशन अगर फाइंड करना होगा तो ना आई एम इरेजिंग दिस, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सो नाउ अब हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m माइनस एम अपॉन m प्लस एम इंटू जी। ओके, तो ये आ रहा है आपका फर्स्ट स्टेप जो आपको फाइंड करना था इक्वेशन नंबर 3। थर्ड इक्वेशन है, ये आपको फाइंड करना था एक्सेलरेशन। अब अगर हमें फाइंड करना है टेंशन, तो उसके लिए हम दोनों फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करेंगे। किसी को भी किसी से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कैपिटल एम में बिगर है तो फर्स्ट अपॉन सेकंड करते हैं। तो नाउ फर्स्ट अपॉन सेकंड डिवाइड करा, तो जब डिवाइड करेंगे तो देखिए डिवाइड करने में क्या हो जाएगा, एम जी माइनस टी, एम जी माइनस टी अपॉन टी माइनस एम जी। और राइट साइड में दोनों से एक्सेलरेशन कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम। अब यहाँ से क्या फाइंड करना है, टेंशन। तो टेंशन को फाइंड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाता है आपका कैपिटल एम, ये पहले स्मॉल एम से इसकी मल्टीप्लाई कैपिटल एम स्मॉल एम जी माइनस स्मॉल एम टी इज इक्वल टू इस वाली साइड में कैपिटल एम इंटू टी और माइनस कैपिटल एम स्मॉल एम जी। ठीक है, टी वाले एक साइड और जी वाले एक साइड कर लेते हैं। तो हमें टी फाइंड करना है, टी वाले पहले एक साइड या फिर ऐसे लिख लेते हैं एम एम जी, और ये साइड में आएगा तो प्लस का हो जाएगा एम एम जी। इसी तरह से ये एम टी ऑलरेडी है, ये इधर आता है तो प्लस का एम टी। अब ये वाली चीज इधर लिखेंगे, टी कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचेगा एम प्लस एम। इसी तरह से यहाँ पर कॉमन, यहाँ तो सारी चीजें डायरेक्ट ऐड हो जाएंगी, सेम ही है, टू एम एम जी। टेंशन फाइंड करना है तो टी इज इक्वल टू टू एम एम जी अपॉन एम प्लस एम। ये किसका फॉर्मूला है, टेंशन का, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर आपको ये दो चीजें फाइंड करनी थी जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, उनमें भी एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड करना होता है। सो इसको आप रिवाइज करेंगे, फिर लाइव क्लास में स्टार्ट करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, फिर इसके बाद जो टॉपिक आता है फ्रिक्शन, वो नेक्स्ट टर्न से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।